नमस्कार। आज हम बीए भाग द्वितीय की हिंदी साहित्य की कक्षा में बिहारी कवि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि बिहारी कवि का परिचय क्या है और किस तरह की उन्होंने काव्य रचना की है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। इसमें रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी का नाम समादरणीय है, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावाभिव्यक्ति की है वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचय है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रसप्रवण मेधावी कवि थे। उनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। जीवन वृत्त के संबंध में हम विचार करें तो उनके जन्म को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, तथापि सामान्य रूप से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ तथा उनका देहावसान 1721 में हुआ। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। दूसरी बात, उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। तीसरी बात, केशव तथा केशवराय क्रमशः इनके गुरु तथा पिता थे। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए। मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य कृष्ण थे। वे दरबारी कवि थे। उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की पत्नी भी कुशल कवयित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता और उनकी भेंट महात्मा नरहरि दास से हुई और बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड से ही प्राप्त कर लिया था। विवाह के अनंतर कवि बिहारी मथुरा आ गए। यहीं वे ससुराल में स्थायी रूप से रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर वे आगरा गए थे। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया और वहीं से बिहारी राजा जयसिंह के यहाँ पहुँचे। जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि महाराज तो नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विरक्त हो गए हैं। ये दशा देखकर बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू सा प्रभाव हुआ। वे अपने कर्तव्य के प्रति सावचेत हो गए। महाराज की आज्ञा से ही बिहारी ने दोहों की रचना आरंभ की। सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है। नीति, भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे इस सतसई में संकलित हैं। बिहारी कवि की एक ही कृति है, वह बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। इस पर संस्कृत व प्राकृत की सतसई परंपरा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसई
अत्यधिक प्रभावित दिखाई पड़ती है। बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ती थी। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। भक्ति भाव संभवतः पत्नी की मृत्यु से जागा होगा। नारी सौंदर्य चित्रण में तो बिहारी अप्रतिम थे ही, नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका दोहा जैसा छंद उनके हाथों से ही सफल हुआ। मादकता, कोमलता और सरसता में भी बिहारी के समकक्ष दूसरे कवि कहीं नहीं ठहरते। विरह के अतिशयोक्तपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि समकक्ष उतर पाए। अनुभाव विधान में तो बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है। मुक्तकार के रूप में प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिखा है, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे विचार से बिहारी की कविता में गुणों के साथ साथ दोष भी विद्यमान है, अतः उनका महत्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए। हमारे विचार से किसी भी मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कवि ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हों। दूसरी बात है, कवि की शैली में ऐसी सजीवता और मार्मिकता हो कि वह छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना सके। मुक्तकार में कल्पना की समाहर शक्ति होनी चाहिए। भाषा शैली में समास का गुण होना चाहिए। कवि को व्यंग्य प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। भाषा में कोमलता, सरलता और प्रवाहमयता का गुण होना चाहिए। साथ अंतिम जो विशेषता होनी चाहिए वो है शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी तो हो तो सोने पर सुहागा। बिहारी सच्चाई में उपर्युक्त विशेषताओं में से अनेक मिलती है। उन्होंने मुख्य रूप से नायक नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया है। मुक्तक में रस के सभी अवयवों का नियोजन एक साथ नहीं हो सकता, अतः उसमें ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा न रखते हों। श्रृंगार रस में वह गुण विद्यमान है। प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की झलक, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की कोई मनोदशा, उसकी एक उचित उक्ति, उसमें से किसी एक के चित्रण से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार को प्रमुखता प्रदान करके बिहारी ने उचित ही किया, किंतु साथ ही अनेक विषयों का समन्वय करने की लालसा ने उनके काव्य को अनेक विरोधी भावों से ग्रसित कर दिया। एक दोहे में वे रमणी की मधुर छवि का आस्वादन करते दिखाई देते हैं, तो दूसरे दोहे में तीय छवि की घोर भर्त्सना में लीन हो जाते हैं। एक और विपरीत रति का चित्रण है, तो दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन। कहीं हास्य की हल्की मुस्कान है, तो कहीं नीति के कठोर तथ्यों की गंभीरता। यही कारण है कि बिहारी के काव्य की मूल भावधारा का अबाध रूप से आगे बढ़ पाना मुश्किल होता है। वह अनेक स्थानों पर विच्छिन्न होकर सूखती हुई सी इधर उधर बंटकर लुप्त हो जाती है। छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। नायक नायिका की साधारण सी चेष्टा को भी बिहारी ने बहुत ही चित्ताकर्षक और मनोरम रूप में प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, भों ऊंचे आंचर उलटी,
मोरी मोरी मुँह मोरी, नीठ नीठ भीतर गई, दीठ दीठ सो जोर। इसी प्रकार नायिका की चितवन का चित्रण देखिए। अनियारे दीरग द्रगन कितिन तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जिह बस होत सुजान। यहाँ चितवन किसी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर भी उसे रहस्यमय ढंग के अद्भुत आकर्षक रूप प्रदान कर दिया गया है। कल्पना की समाहार शक्ति के भी अनेक प्रमाण बिहारी में मिलते हैं। देखिए, अहें दहेड़ी जिन धरे जिनी, तू ले ही उतार, नीके हैं छीके छुए, ऐसे ही रही नार। यहाँ केवल कुछ संकेतों द्वारा पूरे दृश्य का अंकन कर दिया गया। कवि ने पूरी बात न कहकर केवल कुछ ही ऐसे ही तथ्यों की ओर संकेत किया है जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके। और एक उदाहरण दृष्टव्य है। परतीय दोष पुराण सुन, लखी मुलूकी सुखदानी, कसु करी राखी मिश्र हूँ, मुँह आई मुस्कान। यहाँ भी कवि ने 2 पंक्तियों से ही एक पूरी कहानी कह डाली। कथावाचक महोदय और उक्त सुखदानी का कोई परिचय दिए बिना ही तथा उनके पारस्परिक संबंध की कोई चर्चा किए बिना ही कवि ने इस विशेष परिस्थिति का चित्रण इस ढंग से किया कि जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके। भाषा की समाज शक्ति का गुण भी बिहारी की सत्सई में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वे कम से कम शब्दों में एक दीर्घ, इतिवृत्त, विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहारी कवि ऐसा ही एक दोहे के माध्यम से कहते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीत। व्यंजना की का वैभव भी बिहारी सत्सई में अनेक स्थलों पर दृष्टव्य है। उनकी व्यंग्योक्तियाँ में प्रभावित करने की असाधारण क्षमता विद्यमान है। जयसिंह जैसे सूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग्य के अग्रांकित तीरों से बेधने में सफलता प्राप्त की थी, जिसकी चर्चा पूर्व में भी की जा चुकी है। फिर से दोहा बताए देते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। और इसी प्रकार वे कहते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू पंछिन न मार। भाषा में कोमलता, सरलता और नाद सौंदर्य का गुण भी बिहारी सत्सई के कतिपय दोहों में परिलक्षित होता है। वे लिखते हैं। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, अन्न बूझे बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। इसी प्रकार बिहारी सत्सई में मुक्तक काव्य के प्राय सभी गुण ढूंढे जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनमें अनेक दोष भी विद्यमान है, जैसा पहले भी संकेत किया गया। एक तो इसमें बेमेल विषयों का एक साथ दिखाया गया है। करी बिहारी सत्सई भरी अनेक समाद वाली उक्ति से सिद्ध होता है कि अपनी सत्सई को अनेक संवादों से मुक्त करने की लालसा से प्रेरित होकर कवि ने उसमें युक्त करने की लालसा से कवि ने उसमें अनेक विरोधी भावों को प्रस्तुत कर दिया है। दूसरे, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति कई स्थानों पर गुण की अपेक्षा दुर्गुण अधिक बन गई है। इनके कारण उनके अनेक दोहों के प्रसंग व अर्थ की जानकारी के लिए क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है।
इसी दुर्बोधता के कारण सत्सई के आस्वादन के लिए मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम करना पड़ता है। व्यंजना के फेर में पड़कर बिहारी ने कई दोहों को अस्वाभाविकता की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया है। उनकी भाषा में भी सर्वत्र स्वाभाविक प्रवाह नहीं मिलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी ने अपने सत्सई में विभिन्न प्रकार के भावों को गुम्फित किया है। बिहारी सत्सई बहुत ही आकर्षक है, जो पाठक को रसास्वादन तो देती ही है, लेकिन साथ ही नीति और भक्ति संबंधी ज्ञान भी प्रदान करती है। इसके साथ बिहारी का परिचय लगभग पूरा है और अगली कक्षा में हम बिहारी सत्सई के पाठ्यक्रम में शामिल दोहों पर विचार करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज आपको बीए भाग द्वितीय के हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय पाठ बिहारी सत्सई के कुछ संकलित दोहों की व्याख्या आपको बताऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि इससे पूर्व हम बिहारी कवि का परिचय प्राप्त कर चुके हैं और बिहारी कवि राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के फलस्वरूप राधा जी के विशेष भक्त हैं और अपने सत्सई के मंगलाचरण में बिहारी कवि लिखते हैं, कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बिहारी कवि कहते हैं कि हे आराध्या, संसार की सर्वश्रेष्ठ आराध्या, आप मेरी सभी प्रकार की भव बाधाओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप नागरी हैं, आप चतुर हैं और उसी चतुराई के साथ, जिस चतुराई के साथ आप श्री कृष्ण पर प्रसन्न होती हैं, उसी चतुराई के साथ मुझ भक्त बिहारी पर भी प्रसन्न हो जाइए और मेरे संसार में सांसारिक भव बाधाओं को आप दूर कर दीजिए। वे नीचे की पंक्ति में कहते हैं, जातन की झाई परे, जिन राधा जी के तन की, शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही श्याम हरित द्युति होए, श्याम श्री कृष्ण हरे भरे या उनका चित्त आह्लादित और प्रसन्न हो जाता है, ऐसे रूप वाली चतुर राधा जी मेरी भी समग्र बाधाओं को दूर करें, ऐसी आकांक्षा और अपेक्षा अपनी आराध्या राधा जी से कवि बिहारी रखते हैं। अगले दोहे में फिर कवि बिहारी कहते हैं, तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति कर अनुराग, जी ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। बिहारी कवि कहते हैं, अरे मेरे मन, अरे मनुष्य, तज तीरथ, तीर्थाटन करने में कोई लाभ नहीं है, उनमें, वहाँ आना और जाना तू छोड़ दे।
और किससे प्रेम कर? कवि कहते हैं हरि राधिका, हरि कृष्ण और राधा जी के तन की द्युति से तू प्रेम कर। क्यों कवि ऐसा कहते हैं? वे कहते हैं जी ब्रज केल निकुंज, जिन ब्रज की केली ब्रज में निकुंजों में पेड़ों के झुरमुटों में राधा और कृष्ण जी ने केली की है, क्रीड़ाएं की है, वो ब्रज ही सबसे बड़ा तीर्थ है। कवि कहते हैं उन निकुंजों की यात्रा करने से ही प्रयागराज के तीर्थ का फल प्राप्त हो सकेगा, ऐसा कवि को भरोसा है अपने आराध्य पर। और इसीलिए वे कहते हैं कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल राधा और कृष्ण के चरणों में अनुराग की आवश्यकता है, ऐसा कवि बिहारी कहते हैं।